Hi friends, this is Achinto Mandal. Welcome back again English Guide channel. Today we should learn about the verb. वर्ब क्या है, वर्ब की परिभाषा क्या है और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ब में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि किसी भी राइटर का कोई भी ग्रामर पुस्तक आप उठा के देख लीजिए, 10 से 15 पेज तक उसमें वर्ब के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि इसमें क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, तो मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगा। हाँ, और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को ऑल कर दे, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब क्या है। अब तक आपने सुना है कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया या क्रियापद, लेकिन वर्ब का मतलब सिर्फ क्रिया नहीं होता, क्योंकि क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना या करना। इंग्लिश में जिसे कहते हैं एक्शन, कोई गतिविधि उसमें नजर आना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रिया उसमें नजर आना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिया है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्शन, किसी भी प्रकार का गतिविधि, किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि आपको उसमें नजर नहीं आएगा, उसको भी वर्ब के अंतर्गत माना जाता है। आइए उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्नब रीड्स अ बुक, अर्नब पुस्तक पढ़ता है। यहां अर्नब सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, आ बुक वर्ड है। यहां आपको एक्शन नजर आ रहा होगा कि अर्नब के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, पढ़ाई का कार्य हो रहा है। अंकित ईट्स स्वीट, अंकित मिठाई खाता है। यहां भी आपको एक्शन नजर आ रहा होगा। यहां ईट अंकित के द्वारा, वर्ब के इसमें क्या है, ईट अंकित के द्वारा खाया जा रहा है मिठाई, यहां भी आपको एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं आई फील कोल्ड, मुझे ठंडक महसूस हो रहा है, तो इसमें आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्शन नजर आ रहा है? नहीं, यह अनुभव किया जाता है इस चीज को, यह एक्सपीरियंस है। जैसे मैं कहूं दशरथ वॉज ए ग्रेट किंग, दशरथ एक महान राजा था, तो इसमें आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्शन नजर आ रहा है? नहीं, यहां दशरथ के स्थिति, अवस्था के बारे में बताया गया है, उनका एग्जिस्टेंस है कि दशरथ एक महान राजा था। यहां कोई एक्शन नजर नहीं आएगा आपको। इंग्लिश में एक वर्ड है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति। जनरली हम स्टेट को राज्य समझते हैं, यूपी एमपी सीजी, वो ठीक है, लेकिन स्टेट का मतलब किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के बारे में बताना भी स्टेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्लीप यानी सोना, फील यानी महसूस करना, सैड यानी दुखी, हैप्पी खुश होना, नो जानना, इन सभी शब्दों में एक स्टेट है, एक अवस्था है। ये सभी शब्द एक अवस्था है, एक वस्तु स्थिति है। इसमें कोई एक्शन, फिजिकल एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगा, ये भी वर्ब के अंतर्गत आता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। इस सेंटेंस में आपको किसी प्रकार का एक्शन, कोई फिजिकल एक्टिविटी नजर आ रहा है? नहीं, इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ही इज रिच, वहां अमीर है, इसमें भी कोई एक्शन, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, इसमें भी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो क्या इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है? जरूर है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसको आप नोट कर लीजिए, आप बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो इन सेंटेंस में वर्ब क्या है? सेंटेंस फर्स्ट में है हैव, ये वर्ब है, सेकंड में इज वर्ब है, और थर्ड में नो, ये वर्ब है। बिना किसी एक्शन, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के ये वर्ब है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब को पहचानने में तकलीफ हो रहा हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं।
एक क्लू देता हूं, आप उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए या उस वर्ब को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में किसी भी कार्य के अंत में ना अवश्य होता है। आप आजमा के देख सकते हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खाना पीना, सोना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, जीना, मरना, जो भी कार्य हो हिंदी में ना अवश्य लगा है। बिना ना लगाए आप एक कार्य बताइए मुझे, कोई भी कार्य ना लगाए बगैर हो नहीं सकता। तो आप उस वर्ड को, वर्ब को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे और वो ट्रांसलेट वर्ड हिंदी के उस वर्ड में अगर ना है तो आप बेझिझक जान जाओगे कि ये एक वर्ब है। वर्ब क्रिया हैपनिंग को भी कहते हैं, क्रिया पोजीशन को भी कहते हैं। मैं वर्ब के बारे में इतना क्यों बता रहा हूं, मैं वर्ब को इतना खींच क्यों रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ब जो है ना वो इंग्लिश का बेस होता है। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या राइटिंग इंग्लिश हो, हर जगह वर्ब की जरूरत पड़ता है। बिना वर्ब के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्हें वर्ब की पहचान हो जाता है ना, वो सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। चाहे आप इंग्लिश का कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, कोई भी पैराग्राफ ले लो, टेंस ले लो, क्वेश्चन टैग ले लो, वॉइस ले लो, नरेशन ले लो, कुछ भी ले लो, आपको हर जगह वर्ब ही वर्ब नजर आएंगे। फाइनली हम कह सकते हैं वर्ब क्रिया का एहसास कराने वाला शब्द को ही हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का डेफिनेशन, परिभाषा हम कैसे देंगे, लिख लीजिए। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। इट्स टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो कर्ता के कार्य, भाव, चेतना या स्थिति अवस्था के बारे में हमें बताता है। या आप लिख सकते हैं वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो कर्ता के कार्य या अवस्था के बारे में हमें बताता है। अगर आपको और शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अ वर्ड दैट स्टैंड डूइंग और बीइंग समथिंग। क्रिया वहां है जिससे कर्ता के कार्य और अवस्था की जानकारी मिलता है। इन डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिखो, आपको 100% मार्क मिलेगा। ये तीनों डेफिनेशन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो इंग्लिश में वर्ब को दो मेजर भागों में बांटा गया है। एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहा जाता है, यानी मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी या लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यह सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है। मेन वर्ब का संख्या जो है वो अनलिमिटेड होता है। मेन वर्ब अनलिमिटेड होते हैं। इसके 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। नॉर्मली हमें स्कूलों में वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन पांचों फॉर्म का वर्ब का जानना अति आवश्यक है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे एक वर्ब है ईट, ईट यानी खाना। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम कैसे लिखेंगे? ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। और इन वर्ब के पांचों फॉर्म के साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब 1 में डू, सेकंड में डिड, थर्ड में हैव, हैज और हैड। वर्ब के फोर्थ फॉर्म में एम, इज, आर, वाज, वेयर और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ डज लगाया जाता है। यह आपको किसी ग्रामर बुक में सेपरेट करके ऐसे नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप जरूर नोट कर ले। मेन वर्ब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है फिनिट वर्ब और दूसरा है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट को इनफिनिट वर्ब भी कहा जाता है। आइए जानते हैं फिनिट वर्ब क्या होता है। तो फिनिट वर्ब जो है उसका अर्थ होता है सीमित। फिनिट का अर्थ होता है सीमित या लिमिटेड। फिनिट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, परसेंट और टेंस के साथ चेंज हो जाते हैं, यानी परिवर्तन हो जाते हैं। यानी फिनिट वर्ब अपने नंबर, परसेंट और टेंस के साथ एग्री करता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो आपको यह समझ में आएगा। जैसे
आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही इज ए स्टूडेंट, दे आर प्लेयर्स। इन तीनों सेंटेंस में एम, इज और आर जो है वो फिनिट वर्ब है, क्योंकि वे अपने नंबर और पर्सन के साथ चेंज हुए हैं, वे अपने नंबर और पर्सन के साथ एग्री किए हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन कोंडागांव, दे लिव इन रायपुर। इन तीनों सेंटेंस में लिव जो है वो फिनिट वर्ब है, इसीलिए ही के साथ वर्ब के साथ एस जोड़ा गया है, जबकि आई और दे के साथ एस नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट का अर्थ होता है टेड, क्योंकि नॉन फिनिट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज नहीं होता, अपने नंबर, पर्सन और टेंस के साथ अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, एग्री नहीं करते, इसीलिए इसे नॉन फिनिट वर्ब कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। इन तीनों सेंटेंस में वांट, वांट्स और वांट ये फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये अपने नंबर और पर्सन के साथ चेंज हुए हैं। देखिए वांट्स हुआ ही के साथ, लेकिन टू लर्न यहां नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये अपने अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ अपने फॉर्म को चेंज नहीं किए हैं। तीनों सेंटेंस में टू लर्न और टू लर्न है, इसीलिए ये नॉन फिनिट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है, उनके क्लासेस के हिसाब से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को इनके अर्थ के हिसाब से दो वर्गों में बांटा गया है। एक है स्टेटिव वर्ब, दूसरा है डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है स्थायी क्रियाकलाप हो, दृढ़ स्थिर हो, स्थायी कार्य इसमें होता है। जैसे वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं, ये स्थायी क्रियाकलाप। हम हमेशा अपने कानों से ही सुनते हैं, कभी कानों से कभी नाकों से सुनते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये एक स्थायी क्रियाकलाप है कि हम हमेशा कानों से ही सुनते हैं, ये स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत आता है। और डायनेमिक वर्ब जो है वो गतिशील होता है, परिवर्तनात्मक होता है, इसमें क्रियाकलाप परिवर्तन होता है, कार्य जो है वो गति दिखाता है। जैसे यू आर लिसनिंग मी, अभी आप मुझे सुन रहे हो। यू आर हियरिंग मी, आप मुझे सुन रहे हो, है ना, अभी सुन रहे हो, तत्काल सुन रहे हो, बाद में आप मेरा नहीं सुनोगे, तो ये एक टेम्पररी वर्क हुआ। तो इस प्रकार से हम स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब को भी समझते हैं। तो ये जो अभी तक के मैं जो बताया सब मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस। ये टेंस फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का मदद करता है। मूलतः 12 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी 12, और इसका एक्सपेंशन जो है वो 25 तक होता है, विस्तार। यानी हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है एम, इज, आर, वाज, वेयर। वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है डू, डज और डिड। और वर्ब टू हैव के अंतर्गत आता है हैव, हैज और हैड। आइए प्राइमरी ऑक्सिलरी का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर,
ही इज ए सिंगर, वी आर स्टूडेंट्स। इन तीनों सेंटेंस में एम, इज और आर जो है इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब है, एम इज आर जो है ये यहां मेन वर्ब है। जब ये वर्ब को हम टेंस फॉर्मेशन में, ये टेंस फॉर्मेशन में जब ये मेन वर्ब की हेल्प करता है तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे एम इज आर का हम टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यहां एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और टीच या टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है। मोडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल के पार्ट में विस्तार से जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोविड की इस महासंक्रमण काल में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।